नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचे। पुष्प प्रदर्शनी में पहुंच करके उन्होंने सैनिकों से और कलाकारों से मुलाकात की। इसी के साथ ही राजनीति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दरअसल कल उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। इसी बीच पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता का पूरा भरपूर सहयोग उन्हें मिला है। साथ ही उत्तराखंड के कई बड़े नेता, क्योंकि आजकल उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के पहुंचने पर उन्होंने कहा है कि ये पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जो तमाम बड़े नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, इसी से जोड़ करके इसको देखा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी को मजबूती देने के लिए राजधानी देहरादून में कई बड़े नेता उत्तराखंड के केंद्र बीजेपी के केंद्र से आए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीरें साफ होंगी। पार्टी जो भी निर्देश देगी उसको माना जाएगा। हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से, और हमारे परिणाम सब हमारे पक्ष में आने वाले हैं। सर, आप कल कहाँ रहने वाले हैं आप? अभी ये देखते हैं कल कैसी परिस्थिति बनती है, और चूंकि वो जैसे भी संगठन की व्यवस्था होगी उसके आधार पर। ठीक है, 60 पर मुख्यमंत्री को लेकर सब आया हुआ है। पार्टी आश्वस्त है मुख्यमंत्री को लेकर के। आपके नाम को ज्यादा लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी, मैंने कोशिश करी है कि उस पर मैं खरा उतरूं, उस पर जितनी मेरी क्षमता है, योग्यता है, उस पर काम करूं। बाकी आगे जो पार्टी जो निर्णय लेगी फायदा मिल रहा है। वहीं कल होने वाली मतगणना को लेकर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि कल होने वाली मतगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा मतगणना को लेकर कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को 13 जिलों की जिम्मेदारी दी है, जिसमें राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि मतगणना की बारीकियों को देखते हुए 13 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। मतगणना स्थल में जो कल मतगणना होगी उसको लेकर के वो जो कार्यकर्ता कांग्रेस के मतगणना में रहेंगे उनसे बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे किस तरीके से काउंटिंग होती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केंद्र में बनी है, तब से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो गया हमारे लोकतंत्र का कि हर बार हर स्टेट में ये इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। और आज ये स्थिति बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम बड़े नेता देश में कुख्यात हो चुके हैं सरकारों को तोड़ने के लिए। इनके नाम कुख्यात हो चुके हैं। मैंने परसों अपने वर्जन में, अपने वक्तव्य में जो कहा कि कुख्यात नाम उत्तराखंड में घुस आए हैं, ऐसी थोड़ी कहा, कुख्यात है, सरकारों को तोड़ने के लिए कुख्यात हैं। अभी सरकार बनने की बात शुरू नहीं हुई कि पहले तोड़ने की बातें आने लगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया का कि आप लोग हमसे ज्यादा सचेत थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन हमने हर तरह से पूरी तैयारी कर रखी है, कोई चिंता की बात नहीं है। अंत में लोकतंत्र की जीत होगी। वहीं कल होने वाली मतगणना को लेकर तमाम सभी नेता और सभी प्रत्याशी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। इसी बीच टिहरी से उत्तराखंड जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश धनई भी कल होने वाली मतगणना को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कल जो परिणाम घोषित होंगे उसमें जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। उनका कहना है कि वो उस सरकार का समर्थन करेंगे जो कि टिहरी के विकास के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर अन्य विषयों पर उनकी मांगों को पूरा करे, और उसी दल को वो अपना समर्थन देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब रिजल्ट आएगा तब इन सवालों का जवाब देना सही रहेगा कि किसको समर्थन दिया जाए और किसको समर्थन ना दिया जाए। मैं उस पार्टी को और उस सरकार को समर्थन करूंगा जो टिहरी में मेडिकल कॉलेज देगा, और जो टिहरी के लोगों ने जो उम्मीद मुझसे की है और उन उम्मीदों को जो पूरा करेगा, मैं उस पार्टी को और उस सरकार को समर्थन दूंगा। देखिए, पॉलिटिकल आदमी हूं, पॉलिटिकल लोग बात करते हैं, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी मुझे नहीं लगता कि अभी सारी चीज क्लियर हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अभी इन सब बातों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसका औचित्य तब है जब रिजल्ट आ जाएगा और कोई प्रत्याशी जीत जाएगा, तब उसको इन सवालों का जवाब देना चाहिए।
सियासी चेहरे तो कल होने वाली मतगणना को लेकर अपनी तैयारियों को कर ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस प्रशासन भी मतगणना को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो हल्द्वानी में कल मतगणना को लेकर रूट डाइवर्ट किया गया है। कल अगर हल्द्वानी में आप अगर रहते हैं तो घर से निकलने से पहले रूट प्लान को जरूर देखें। 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी में रोड प्लान को तैयार किया है, जिसको लेकर के एसएसपी नैनीताल ने इस रोड मैप जो रहेगा उसके बारे में जानकारी दी है। पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले सभी छोटे बड़े वाहन जिन्हें बरेली रोड, रामपुर रोड में जाना है, वो नरिमन तिराहा, काठगोदाम से गोला बाईपास मार्ग होते हुए 3 पानी तिराहे से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे और छोटे वाहन भी इसी मार्ग का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ साथ जो अन्य जो गाइडलाइन दी गई है ट्रैफिक को लेकर के, उनको भी पूरी तरीके से धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। वहाँ पे जितने भी लोगों का मूवमेंट होगा वो पैदल होगा। आम पब्लिक को असुविधा न हो इसलिए इस ट्रैफिक प्लान को पहले ही मीडिया में दिया जा चुका है। हमारा हल्द्वानी की जनता से अनुरोध है, जो भी अपना मूवमेंट प्लान कर रहे हैं वो इस ट्रैफिक प्लान को ज़रूर देख लें और उन रूट्स को, उन अल्टरनेट रूट्स को इस्तेमाल करें जहाँ पे मार्ग खुले हुए हैं, जहाँ पे कंजेशन कम हो। और ये भी अनुरोध रहेगा कि कल के दिन अपना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करें, केवल ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर जाएं। तो हल्द्वानी में जहां एक तरफ मतगणना को लेकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, तो वहीं अब अगली खबर पिथौरागढ़ से है। यहां पर भी मतगणना को लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। पिथौरागढ़ में 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ईवीएम मशीन को मतगणना के लिए ले जाने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल सहित चारों विधानसभाओं के लिए कुल मिलाकर के 56 टेबल लगाई गई हैं, जबकि पोस्टल बैलेट की गणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10-10 टेबल लगाई गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मतगणना के लिए नियुक्त कर्मचारियों को 10 मार्च की सुबह 6 बजे मतगणना स्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्मिक को मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी, इसीलिए अपना मोबाइल फोन मतगणना स्थल के बाहर बनाए गए पब्लिक काउंटर पर ही जमा करवाया जाएगा। इसके अलावा पूरी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना को संपन्न करवाया जाएगा। हमारी जो मतगणना की तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी ऑब्जर्वर्स की भी विजिट में उसे सेटिस्फैक्ट्री पाया गया। कुछ एक चीज़ों में फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए और हम लोगों ने बोल दिए और मैं उम्मीद करता हूं कि हम बेहतर तरीके से मतगणना की कार्रवाई को कंप्लीट करेंगे। सर, मतगणना के बाद जो विजयी प्रत्याशी होंगे उनके जुलूस निकालने पर कुछ ऐसी पाबंदी? इस संबंध में 144 धारा जो लगी हुई है और कोविड में भी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, तो उन्हीं के दृष्टिगत हम लोग अपना निर्णय लेंगे। तो वहीं बाजपुर में भी मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बाजपुर कोतवाली में कोतवाल भूपेंद्र सिंह बिजपाल ने मतगणना के उपरांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को हुए मतदान के बाद 10 मार्च को मतगणना होनी है। मतगणना से पूर्व पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इसी के चलते बाजपुर कोतवाली में कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजपाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी सभासद और ग्राम प्रधान मौजूद रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील सभी लोगों से की गई। बैठक का उद्देश्य था कि जो मतगणना के उपरांत जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए कि जुलूस आदि की मनाही है, इसके संबंध में ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर साहबान के साथ मीटिंग की गई है और जो कैंडिडेट हमारे जो कैंडिडेट हैं विधायक के उसके कैंडिडेट हैं उनको भी हम पत्राचार कर रहे हैं ताकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया जा सके। वहीं कल होने वाली मतगणना से पहले तमाम तरह के एग्जिट पोल आपने देखे होंगे, तो तमाम तरह से भविष्यवाणी भी कई ज्योतिषियों के द्वारा की जा रही है। इसी बीच हरिद्वार के भी एक ज्योतिषी ने कल होने वाली मतगणना को लेकर भविष्यवाणी की है। दरअसल हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित जी.डी. बलूनी ने भविष्यवाणी की है कि इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है और सबसे चर्चित हरिद्वार की सीट पर भी इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित जी.डी. बलूनी का कहना है कि बीजेपी के जो हरिद्वार से प्रत्याशी हैं उनके ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की दृष्टि जो है वो सही नहीं बैठ रही है, इसीलिए यहां पर भी परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। जो सीटों की स्थिति आती है कि वो उत्तराखंड में सीट ज्यादा किसकी स्थिति होंगी, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे स्थिति एक और भी है कि यानी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि दो ग्रह यानी सूर्य बृहस्पति, आपका बुध चंद्र और आपका जो है शुक्र मंगल, ये दो ग्रहों की स्थिति ज्यादा एक साथ बनी है और एक ग्रह आपकी अलग बैठे हुए हैं। ऐसे लग्न में भी है, तो यानी जो 70 सीटों की जो स्थिति है उसमें यानी 50-50 के आसपास मामला रहेगा।
बहुमत तो न कांग्रेस को मिल रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, लेकिन अधिक सीटें कांग्रेस के पास होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। उसमें कुछ निर्दलियों की चार पांच निर्दलियों को लेना पड़ेगा। ये दूसरे टूट करके आएंगे, लेकिन अवश्य आएंगे, और इसलिए कांग्रेस की दावेदारी हमें ज्यादा मजबूत लग रही है। चंपावत से अब खबर है। चंपावत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बालिका प्रोत्साहन एवं संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार में किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जीवन कॉलोनी ने कार्यक्रम का संचालन किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम इस बार रखी गई है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ये थीम रखी गई। कार्यक्रम में 10th और 12th में टॉप करने वाली छात्राओं के साथ साथ अन्य छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ जनपद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें लगभग 150 प्रतिभागी है। प्रतिभागियों में जिला स्तर के अधिकारीगण हैं जो जनपद में कार्यरत विभिन्न पदों पर सम्मानित महिला अधिकारीगण हैं। आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं। ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इसमें यह है कि जो महिलाएं कामकाजी हैं और जो घर तक ही सीमित रह जाती हैं, उन महिलाओं को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए और जो कन्या भ्रूण हत्या होती है उस पर रोक लगानी चाहिए। बेटा और बेटी एक समान है, ये सबको जानना चाहिए और इस बारे में विचार करना चाहिए कि लड़के का पढ़ना ही जरूरी नहीं, लड़की का पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो उनको पहले अच्छे से शिक्षित करना होगा, पहले उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा कि वो अपने लिए कुछ कर सके। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाते हैं, हम महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने खुद के लिए आत्मनिर्भर बने, किसी के आगे झुके नहीं, वो पुरुष वर्ग के आगे झुके नहीं और सामाजिक दबाव का सामना न। लालकुआं से अब अगली खबर है। लालकुआं में एक रेल खंड के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के भोजीपुरा लालकुआं रेलखंड 65 किलोमीटर का विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसका रेल संरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर परिमंडल मोहम्मद लतीफ खान ने नव विद्युतीकरण के इस काम का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ये आज जो है भोजीपुरा से लेकर लालकुआं तक जो अभी ये विद्युतीकरण का काम चल रहा है, इसका जो है सीआरएस साहब ने इसका पूरा निरीक्षण किया है और अभी हम यहाँ पर आए हैं। इसके बाद स्पीड ट्रायल होगा, उसके बाद साहब का जब ऑथराइजेशन आता है तो ऑथराइजेशन में जो भी शर्तें दी जाती हैं उसे करने की, फिर हम उसको पूरा करते हैं। वो रामपुर वाले का टारगेट भी, हमारा टारगेट तो इसी साल मतलब मार्च तक करने का है, तो वो जब होगा वो तो उसके बाद फिर यही प्रोसेस दोबारा से होगी, फिर सीआरएस इंस्पेक्शन होगा, फिर वो देंगे। फिलहाल इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जब ये हो जाएगा पूरा, जब सारी कंडीशंस उनकी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फिर ये बात आएगी कि गाड़ी चलनी है, कौन सी चलनी है और कब चलनी है। अब खबर टिहरी से है। टिहरी में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होने के चलते सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा है और वो विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जिले के करीब 1.5 लाख राशन कार्ड ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन भिलंगना, जाखणीधार, प्रतापनगर, धौलधार क्षेत्र के करीब 7,500 से अधिक राशन कार्ड अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते ग्रामीण विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना होता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत केंद्र सरकार से जिले को आवंटित लक्ष्य पूरा होने के कारण नए राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जनपद टिहरी में जो हमारे पास एनएफएसए योजना के अंतर्गत 1,60,000 यूनिट के आसपास का टारगेट है, जो भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को आवंटित है, वो हमारे यहाँ फुल है। अब हमारे पास ये प्रोसेस शुरू है, जो अभी टिहरी में एक सर्वे भी चलाया गया है, जिसमें हमारे यहाँ रेवेन्यू के और ग्राम पंचायत विकास के और हमारे तीनों मेंबर मिलकर सर्वे कराए, जिसमें अपात्र व्यक्तियों को चिन्हीकृत करते हुए उन्हें निकालकर और पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है तो राशन कार्ड काम बंद है। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है ये काम पुनः मतलब काम शुरू हो जाएगा। और अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी हमारे पास जो भी टारगेट है, क्योंकि वो एक फुल है, लेकिन ऐसे बंदे नहीं है कि जिनका राशन कार्ड ना बना हो, क्योंकि अब वही है कि जिसका अपात्र व्यक्ति का कटेगा तो किसी भी पात्र व्यक्ति को हम कार्ड दे सकते हैं। जैसे जैसे अपात्र व्यक्ति का सर्वे आगे बढ़ेगा, पात्र व्यक्तियों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगली खबर हरिद्वार से। खबर जरा हट के इसलिए क्योंकि
एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जो अपने आप में अनोखी थी। दरअसल एक जूस की दुकान पर लस्सी पीने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दुकान पर शर्त जीतकर एक व्यक्ति ने खूब तालियां बटोरी। दुकान में जूस के 4 बड़े जग पीने पर 2100 नगद इनाम रखा गया था। कई महीनों से इस शर्त को कोई जीत नहीं पा रहा था, जिसे दयाल सिंह नाम के व्यक्ति ने पूरा किया और इस शर्त को जीता, जिस पर उनका अभिनंदन आसपास के लोगों ने किया। ये बता रहे थे 5.5-6 लीटर के करीब था और एक और आम लग रहा था। मेरे को बचपन से ही खाने का बहुत शौक रहा है। मैं पहलवानी की मैं दिल्ली मास्टर चंद्रग्राम हुए, हमारे बहुत फेमस पहलवान हुए हैं चंद्रग्राम जी, जिन्होंने हमारे देश के लिए एशियाड ओलंपिक लड़े हैं। मैं उनका शागिर्द, उनका शिष्य चेला हूँ मैं। बहरहाल उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन कल नतीजे के दिन देखना न भूलिए। सुबह 7 बजे से संवाद 365 पर विधानसभा चुनाव के परिणामों की लगातार कवरेज दिन भर जारी रहेगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।